Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलेंगे, एक ऐसे दौर में जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण मोड़ ले रहा था। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, जो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी इस बातचीत का आधार है तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की इतिहास की किताब के कुछ अंश। बिल्कुल। और बेंटिंक का जो समय है वो कई वजहों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, देखिए, जब वो आए तो कंपनी की माली हालत बहुत खराब थी। अच्छा। हाँ, बजट में करीब करीब 10 लाख रुपए का सालाना घाटा था। बाप रे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। बाप रे, 10 लाख का घाटा उस जमाने में। जी। और इसके साथ ही भारतीय समाज में भी कुछ ऐसी प्रथाएं थीं, जटिल प्रथाएं थीं, जिन पर ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान कह सकते हैं जा रहा था। तो मतलब बेंटिंक पर दोहरा दबाव था। एक तरफ तो खजाना लगभग खाली और दूसरी तरफ समाज सुधार का एक तरह का एजेंडा भी। हाँ, कह सकते हैं। उनका पिछला अनुभव मद्रास के गवर्नर 1803 का भी था और वहां 1806 का वो वेल्लोर विद्रोह भी हुआ था। शायद उस अनुभव का भी कुछ असर रहा हो। ये हो सकता है। वेल्लोर का अनुभव जाहिर है उनके जहन में तो रहा ही होगा, लेकिन 1828 में जब वो भारत आए तो उनकी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी प्राथमिकता वो कंपनी की बिगड़ती माली हालत को संभालना ही थी। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। स्रोत यही बताते हैं कि खजाना वाकई बहुत कमजोर हालत में था। तो इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? मतलब क्या ठोस कदम उठाए? जाहिर है खर्चों में कटौती तो की ही होगी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया। सरकारी खर्चों में भारी कटौती की गई। और एक कह सकते हैं विवादास्पद कदम था, लेकिन अहम था। वो था सैन्य अधिकारियों को मिलने वाला बट्टा, यानी वो विशेष भत्ता। जी, वो विशेष भत्ता, उसको कम किया गया। और इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन यानी राजस्व इकट्ठा करने के तरीकों को सुधारा गया, ताकि कंपनी की आमदनी बढ़े और ये जो घाटा है ये कम हो। अच्छा। ये विशुद्ध रूप से एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की कोशिश थी। ठीक है, तो ये तो हुई वित्तीय सुधारों की बात। जी। प्रशासन में भी कुछ बदलाव हुए। क्या भारतीयों की भूमिका बढ़ी? स्रोत में इसका जिक्र है। ये बताया गया है कि भारतीयों को अधीनस्थ सेवाओं में, मतलब क्लर्क या उस तरह के निचले पदों पर नियुक्त करने की नीतियां बनाई गई। अच्छा। हालांकि स्रोत में इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर यह कदम शायद 2 वजहों से उठाया गया होगा। एक तो प्रशासन को लोकल लेवल पर थोड़ा ज्यादा असरदार बनाना, और दूसरा शायद ये खर्च कम करने की रणनीति का भी हिस्सा रहा हो, क्योंकि जाहिर है भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटिश अधिकारियों के मुकाबले कम वेतन देना पड़ता। समझ गया। चलिए, अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए बेंटिंक का नाम शायद सबसे ज्यादा लिया जाता है, उनके सामाजिक सुधार। और इसमें सबसे पहले जिक्र आता है सती प्रथा के उन्मूलन का। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाता है। निश्चित रूप से। सती प्रथा मतलब जिसमें विधवाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर किया जाता था, ये सदियों पुरानी और एक बेहद क्रूर प्रथा थी। हाँ। खासकर बंगाल जैसे इलाकों में तो इसका चलन बहुत ही ज्यादा था। हमारे स्रोत एक चौंकाने वाला फैक्ट बताते हैं कि बेंटिंक को एक साल में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी से ही सती होने के 800 मामलों की रिपोर्ट मिली थी। 800? एक साल में? जी हाँ, 800। इस आंकड़े ने उन्हें बहुत कह सकते हैं विचलित कर दिया था। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया? क्या सिर्फ कहा या कोई कड़ा एक्शन लिया? यही बेंटिंक की कार्यशैली दिखती है। उन्होंने इसे सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं माना, बल्कि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध अपराध घोषित किया। अच्छा। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की। 4 दिसंबर 1829 को उन्होंने रेगुलेशन 17 जारी किया। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी अवैध बना दिया। रेगुलेशन 17, 1829। और इसको लागू कैसे करवाया गया? क्या इसका असर हुआ जमीन पर? हाँ, इस रेगुलेशन के तहत सती प्रथा में शामिल होना या किसी को इसके लिए उकसाना भी दोनों को दंडनीय अपराध माना गया। अच्छा। और इसके लिए बाकायदा अदालतों द्वारा सजा का प्रावधान किया गया।
और ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। ये उनके सुधारों की सबसे ठोस, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जाता है। सती प्रथा के अलावा एक और बड़ी सामाजिक बुराई का जिक्र आता है, ठगी। स्रोत बताते हैं कि ये ठग गिरोह होते थे जो यात्रियों को लूटते थे, मार डालते थे। इनसे कैसे निपटा गया? हाँ, ठगी भी एक बड़ी समस्या थी। मध्य भारत और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक संगठित अपराध बन चुकी थी। अच्छा। ये गिरोह बड़े ग्रोए भाले यात्रियों को कभी धर्म का वास्ता देकर, कभी दोस्ती का बहाना बनाकर अपने जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें लूटकर बड़ी बेरहमी से मार देते थे। बाप रे। बेंटिंग ने इस समस्या की गंभीरता को समझा और इससे निपटने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन, एक विशेष अभियान शुरू किया और इसकी कमान सौंपी गई कर्नल विलियम स्लीमन को। कर्नल स्लीमन, इनका नाम आता है ठगी के दमन के साथ। तो ये अभियान कितना सफल रहा? स्रोत बताते हैं कि कर्नल स्लीमन का अभियान बहुत ज्यादा सफल रहा। उन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से ठगों के गिरोहों का पता लगाया, उन्हें पकड़ा और सजा दिलवाई। अच्छा। और कहा जाता है कि इस अभियान के बाद ठगी की समस्या लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। ये लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। और एक और दिल दहला देने वाली प्रथा थी कन्या शिशु हत्या। स्रोत बताते हैं ये राजपूताना, पंजाब जैसे इलाकों में ज्यादा थी। इस पर क्या रोक लगी? जी, ये भी एक बेहद गंभीर और अमानवीय समस्या थी। कुछ समुदायों में बेटियों को जन्म लेते ही मार देने का रिवाज था। स्रोत बताते हैं कि बेंटिंक ने इस प्रथा को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए। इसे गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसी तरह बंगाल में सागर द्वीप पर बच्चों की बलि देने की जो प्रथा थी, उस पर रोक लगाना भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम था। तो सामाजिक मोर्चे पर तो बेंटिंक ने काफी सक्रियता दिखाई। अच्छा, अब अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ भी उनके समय में एक बड़ा वैचारिक मंथन चल रहा था। वो प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी विवाद। ये क्या था असल में? हाँ, ये बहस बहुत दिलचस्प थी। ये इस बात पर केंद्रित थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार को किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और उससे भी ज्यादा कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उस समय के जो ब्रिटिश विद्वान थे, अधिकारी थे, वो इस मुद्दे पर दो खेमों में बटे हुए थे। एक खेमा था प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट्स का। प्राच्यवादी ये क्या चाहते थे? प्राच्यवादी मानते थे कि भारत में शिक्षा का आधार पारंपरिक भारतीय ज्ञान और भाषाएं होनी चाहिए, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी। उनका तर्क था कि इन्हीं भाषाओं के जरिए भारतीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। वो पश्चिमी ज्ञान को एकदम से थोपने के पक्ष में नहीं थे। और दूसरा खेमा था आंग्लवादी या एंग्लिसिस्ट्स। उनका क्या नजरिया था? आंग्लवादियों का नजरिया बिल्कुल उलट था। उनका मानना था कि भारतीय भाषाएं और ज्ञान वो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं। ओह। वो चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और भारतीयों को यूरोपीय साहित्य, विज्ञान और दर्शन पढ़ाया जाए। उनका मानना था कि इसी से भारत का आधुनिकीकरण हो सकता है। और इस तीखी बहस का नतीजा क्या निकला? यहाँ लॉर्ड मैकाले की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है ना? बिल्कुल। इस विवाद को सुलझाने के लिए बेंटिक ने एक समिति बनाई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और लॉर्ड मैकाले को उसका अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले, जैसा आपने कहा, वो आंग्लवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 1835 में अपना वो प्रसिद्ध स्मरण पत्र, जिसे मैकॉलेज मिनट कहते हैं, वो पेश किया। मैकॉले का मिनट जी। इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी जिसने भारत में शिक्षा की दिशा ही लगभग बदल दी? मैकॉले ने अपने मिनट में बहुत जोरदार तरीके से, प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की वकालत की। अच्छा। उन्होंने भारतीय भाषाओं और ज्ञान को कमतर आंकते हुए ये तर्क दिया कि जो भी सरकारी पैसा है, जो संसाधन है, उनका इस्तेमाल केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए ही किया जाना चाहिए। और सरकार ने मैकॉले की ये बात मान ली पूरी तरह से? हाँ, सरकार ने मैकॉले की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। मार्च 1835 में एक सरकारी संकल्प, एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पारित किया गया। इसमें यह तय हुआ कि भविष्य में शिक्षा के लिए जो भी फंड आवंटित होगा, वो सारा का सारा अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की पढ़ाई पर ही खर्च किया जाएगा। ओह। और अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। आधिकारिक भाषा भी? जी हाँ,
और इसी नीति के तहत बेंटिंक ने 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की, जहां पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा दी जानी थी। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था। अब जरा 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। ये भी बेंटिंक के कार्यकाल में ही आया। इसके क्या मायने थे? ये हर 20 साल में आने वाले एक्ट्स में से एक था, पर क्या इसमें कुछ खास था? हाँ, ये एक्ट ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण था। स्रोत के अनुसार इसके कई अहम प्रावधान थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था। हाँ, चाय और चीन वाला। स्रोत में चीन और चाय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर वो कहता है कि व्यापार एकाधिकार की हानि हुई तो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली थी वो पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब कंपनी मुख्य रूप से एक प्रशासनिक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अच्छा, व्यापारी से प्रशासक। अब प्रशासनिक ढांचे में क्या बड़ा बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पूरे ब्रिटिश भारत पर उनका अधिकार स्थापित हो गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस नए पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये तो शक्तियों का एक तरह से केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम था सेंट्रलाइजेशन की दिशा में। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। पूरे भारत के लिए? जी, प्रांतीय फलिकारों की जो कानून बनाने की शक्तियां थीं वो काफी सीमित कर दी गईं। और एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य या लॉ मेंबर। हाँ, जिसका काम कानूनी मामलों पर सलाह देना था। और पहला लॉ मेंबर कौन नियुक्त हुए? लॉर्ड मैकाले ही। अच्छा, मैकाले ही। जी। तो सुधार, कानून, जी। इनके साथ साथ बेंटिक ने भारतीय रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? क्या वो विस्तारवाद जारी रहा? हाँ, उन्होंने विलय की नीति भी अपनाई, जिसे एनेक्सेशन कहते हैं। हालांकि उनका तरीका शायद डलहौजी जितना आक्रामक नहीं था, पर विलय हुए। जैसे? स्रोत बताते हैं कि 1831 में मैसूर राज्य को कथित कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का हवाला देकर ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। अच्छा, मैसूर। जी। और इसी तरह 1834 में कुर्ग के छोटे से राज्य का भी विलय कर लिया गया। तो ये दिखाता है कि सुधारों के साथ साथ साम्राज्य का विस्तार भी चल रहा था। और उत्तर पश्चिम सीमा पर क्या स्थिति थी? खासकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ उनके संबंध कैसे थे? स्रोत में रूस के खतरे का भी जिक्र है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। बेंटिक और उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों को मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बढ़ने से चिंता थी। एक डर था कि रूस कहीं भारत पर हमला न कर दे। अच्छा। इसलिए बेंटिक ने जो सीमावर्ती राज्य थे, खासकर पंजाब के शक्तिशाली शासक महाराजा रणजीत सिंह और सिंध के अमीर, उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में वो रोपड़ वाली मुलाकात हुई थी रणजीत सिंह से। जी हाँ, बिल्कुल। अक्टूबर 1831 में बेंटिक और महाराजा रणजीत सिंह की रोपड़ में सतलुज नदी के किनारे एक बहुत भव्य मुलाकात हुई थी। स्रोत बताते हैं कि बड़ी शानो शौकत से हुई थी वो मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद उनके बीच सिंधु नदी नौवहन संधि, इंडस नेविगेशन ट्रीटी हुई। अच्छा। के लिए सतलुज नदी के रास्ते खोल दिए। रणजीत सिंह के साथ एक कमर्शियल ट्रीटी, एक वाणिज्यिक संधि भी की गई, और इसी तरह की संधियां सिंध के अमीरों के साथ भी की गईं ताकि उस इलाके में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाया जा सके। तो इन तमाम सुधारों, कानूनों और नीतियों को देखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का एक समग्र मूल्यांकन, एक एस्टिमेट कैसे किया जाता है? स्रोत उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? स्रोत बेंटिंक को उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, सीधा, ईमानदार, परोपकारी और समझदार प्रशासक। उनके सामाजिक सुधारों की, खासकर सती प्रथा के उन्मूलन की बहुत प्रशंसा की जाती है। इसे भारतीय समाज से एक बहुत बड़ी बुराई को मिटाने वाला कदम माना जाता है। हाँ, वो तो है ही। एक टिप्पणी जो स्रोत में मिलती है वो काफी दिलचस्प है। बेंटिंक ने वहां काम किया जहां दूसरे केवल बातें करते थे। अच्छा। उनके शैक्षिक सुधारों को भी भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाला माना जाता है, भले ही अंग्रेजी माध्यम को लेकर बाद में काफी बहसें हुईं। कुल मिलाकर उन्हें एक प्रबुद्ध सुधारक, एक एनलाइटेंड रिफॉर्मर की छवि दी गई है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 मुख्य रूप से वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास, कुछ प्रशासनिक बदलाव जैसे भारतीयों की नियुक्ति,
फिर वो निर्णायक सामाजिक सुधार, सती, ठगी, कन्या शिशु हत्या पर रोक, जी हाँ, अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, मैकाले का मिनट 1833 का चार्टर एक्ट जिसने शासन को सेंट्रलाइज किया, और मैसूर व कुर्ग जैसी रियासतों का विलय, इन सब के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम कुछ मुख्य तथ्य या फैक्ट्स याद रखना चाहें जो परीक्षा के लिहाज से भी अहम हो सकते हैं। हाँ, वो जरूरी है। अमुक तिथियां 1829 सती उन्मूलन रेगुलेशन 17, 1831 मैसूर विलय, रंजीत सिंह से रोपर संधि, 1833 चार्टर एक्ट, 1834 कुर्ग विलय, 1835 मैकाले का मिनट, अंग्रेजी शिक्षा पर संकल्प, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। प्रमुख नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, कर्नल विलियम स्लीमेन, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है। महत्वपूर्ण कानून रेगुलेशन 17, 1829, चार्टर एक्ट 1833। ओके, और नया पद भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिंग। राइट। ये फैक्ट्स तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें तो बेंटिंग के कार्यकाल के क्या मायने निकलते हैं? मतलब क्या बड़े सबक या इंसाइट्स मिलती हैं हमें? हाँ, यहाँ कुछ व्यापक बिंदु, कुछ ब्रॉडर पॉइंट्स उभरते हैं। पहला तो ये कि बेंटिंग का युग ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश शासन ने सामाजिक सुधारों को अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता और अपने सिविलाइजिंग मिशन के तर्क के तौर पर इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब एक नैतिक आधार देने की कोशिश? हाँ, कह सकते हैं। सती और ठगी का उन्मूलन मानवीय दृष्टि से बेशक महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने ब्रिटिश हस्तक्षेप को एक नैतिक जामा पहनाने में भी मदद की। दूसरा, शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ उसने भारत में एक नए अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग के उदय की नींव रखी, जिसके बहुत दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक परिणाम हुए। हाँ, वो तो हुआ। लेकिन ये भी सच है कि इसने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को हाशिए पर भी धकेला। तीसरा, 1833 का चार्टर एक्ट, वो साफ तौर पर ब्रिटिश सत्ता के बढ़ते सेंट्रलाइजेशन और भारत पर उनके नियंत्रण को मजबूत करने की मंशा दिखाता है। कंपनियां व्यापारी कम, शासक ज्यादा बन गई थी। बिल्कुल। और चौथा, मैसूर और कुर्ग का विलय हमें याद दिलाता है कि सुधारवादी चेहरे के पीछे साम्राज्यवादी विस्तार का एजेंडा भी लगातार एक्टिव था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल वाकई विरोधाभासों से भरा लगता है। एक तरफ प्रगतिशील सामाजिक सुधार दिखते हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ प्रशासनिक नियंत्रण और क्षेत्रीय विस्तार भी। उनके सुधारों को अक्सर सराहा जाता है, लेकिन उनके पीछे की मंशा क्या थी और उनके प्रभाव क्या हुए, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बेंटिंग के सुधार केवल उदारवादी विचारों और मानवीय सरोकारों का नतीजा थे, या फिर वे ब्रिटिश राज को भारत में ज्यादा स्वीकार्य, ज्यादा कुशल और ज्यादा टिकाऊ बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे? ये एक अहम सवाल है। इन सुधारों का तत्कालीन भारतीय समाज के अलग अलग तबकों पर क्या असर पड़ा? क्या इनके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें इतिहास को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं। उम्मीद है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल का ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों को उपयोगी लगा होगा और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। जी, अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास या किसी और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.